तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सूर्या चैनल पर। तो हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी हेपेटाइटिस को लेके और भी अन्य वायरस जनित जो रोग थे, डिसीज़ थी, वो हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम करेंगे जो वायरस की जो बाकी डिसीज़ बची हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जीवाणु जनित आएंगी। तो हेपेटाइटिस हमने पिछले क्लास में कर लिया था, जो 6 टाइप होते हैं A, B, C, D, E और G, यानी उसमें से A और E पढ़ा था जो जल के तो कारण होते हैं, और जो बाकी पढ़ा था वो किसके, जो STD के कारण होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ के कारण। तो हमने उसको पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे जो बाकी अन्य वायरस जनित रोग हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेपेटाइटिस पढ़ लिया था। अगला हम देखेंगे मम्स वायरस। जो मम्स होता है, मम्स वायरस को देखेंगे, वायरस। अगला हम देखेंगे मम्स वायरस। इसको कहते हैं गलसुआ भी कहते हैं, गलसुआ। मम्स वायरस को क्या कहते हैं, गलसुआ भी कहते हैं। इसको कनपेड भी कहते हैं, कनपेड। दोस्तों इसके इतने नाम हो जाएंगे। जो मम्स वायरस है, मम्स, उसको गलसुआ भी कहते हैं, कनपेड भी कहते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं। जो मम्स वायरस क्या होता है, जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड लार ग्रंथि जो हमारी गले पे होती है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारी, जो गाल में एक पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो हम नोट करेंगे ऐसे, पैरोटिड ये काहे में होती, गाल में, यानी गाल में, यानी जो पैरोटिड लार ग्रंथि में क्या आ जाती है, सूजन। लार ग्रंथि में क्या आ जाती है, सूजन। जो मम्स वायरस होता है वह पैरोटिड लार ग्रंथि में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और क्या होता है इसका वायरस, अगर हम बात करते हैं जो वायरस की, तो इसका वायरस लिख लेंगे, वायरस। जो इसका वायरस होता है वो होता है मारवेली वायरस। इसका वायरस होता है मारवेली वायरस। मारवेली इसका वायरस होता है। ठीक है। पैरोटिड लार ग्रंथि यानी जो गाल में होती है पैरोटिड लार ग्रंथि, उसमें सूजन आती है, इसको मम्प्स वायरस कहते हैं। इसको रूबेला भी कहते हैं, रूबेला वायरस भी इसी को कहते हैं। ठीक है, किसको, मम्प्स को। तो इतने नाम हो जाएंगे। यानी मम्प्स के बारे में हमने पढ़ा। मम्प्स को क्या कहते हैं, गलसुआ भी कहते हैं, कनपेड भी कहते हैं, और इसका वायरस होता है मारवेली वायरस। और जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, गले की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है इसके कारण। ठीक है। अगला हम बात करते हैं दिमागी बुखार। अगला जो वायरस होता है उसको हम देखेंगे दिमागी बुखार। दिमागी बुखार के बारे में बात करते हैं। जो दिमागी बुखार होता है उसके बारे में करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो दिमागी बुखार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जीवाणु जनित और एक होता है वायरस जनित। पहला होता है जीवाणु के द्वारा, और दूसरा होता है वायरस के कारण। ठीक है। जो जीवाणु से होता है और एक होता है वायरस से। तो इसमें से अगर हम जीवाणु की बात करें तो अगर जो जीवाणु द्वारा है तो उसे क्या कहेंगे, मेनिनजाइटिस। इन 2 में से जो जीवाणु के कारण होता है वो होता है मेनिनजाइटिस, और जो वायरस के कारण होता है वो होता है एनसेफेलाइटिस। जो वायरस के कारण होता है दिमागी बुखार वो होता है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस में भी 2 प्रकार के होते हैं। एनसेफेलाइटिस में अगर वो जापानी है, यानी यहाँ कर लेते हैं दोस्तों, दिख जाएगा इसमें 2 प्रकार के होते हैं। अगर वो जापानी है, एक होता है जापानी और दूसरा होता है निपाह। एक जापानी और दूसरा क्या होता है, निपाह होता है। अगर जापानी की बात करते हैं हम, तो जापानी में क्या होता है, इसकी उत्पत्ति होती जापान से।
जो जापानी एनसेफेलाइटिस है इसकी उत्पत्ति होती है, इसकी उत्पत्ति हो जाती है जापान से। क्लियर? जो जापानी एनसेफेलाइटिस है उसकी उत्पत्ति हो जाती है जापान से। और अगर इसका वायरस देखते हैं तो अगर इसका वायरस देख लेते हैं, वायरस जो जापानी एनसेफेलाइटिस है वायरस होता है फ्लेवी वायरस। जो जापानी एनसेफेलाइटिस है उसकी उत्पत्ति होती है जापान से, उसका वायरस हो जाता है कौन सा? फ्लेवी वायरस हो जाता है उसका वायरस। और अगर हम वाहक की बात करते हैं, जो वाहक होता है किसके कारण फैलता है, तो वाहक हो जाता है वाहक हो जाता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा जो क्यूलेक्स मच्छर होती है वो भैया किसका? ये होता है दिमागी बुखार, वो भी किसका? जापानी एनसेफेलाइटिस का। ठीक है, हमने दो प्रकार का पढ़ा एनसेफेलाइटिस में, जो वायरस जनित था जापानी और निपाह। उत्पत्ति होती है जापान से, वायरस होता है फ्लेवी वायरस और उसका जो वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा ये यूपी के गोरखपुर ज़िले में हुआ था। जो यूपी के गोरखपुर में सबसे ज़्यादा प्रकोप हुआ था, गोरखपुर में इसका प्रकोप छाया था। यूपी के कहाँ पर? गोरखपुर में। अगर निपाह की बात करते हैं, निपाह की बात करें हम, तो जो निपाह होता है वो होता है मलेशिया के निपाह के द्वारा, मलेशिया के निपाह से उत्पत्ति हुई है। मलेशिया के निपाह से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से? जापान से, इसी प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई मलेशिया के निपाह से। अगर ये बात करें 2001 में ये वेस्ट बंगाल में छाया था इसका प्रकोप, वेस्ट बंगाल। वहीं बात करते हैं 2018 में इसका प्रकोप छाया था केरल में। 2018 में इसका प्रकोप छाया था केरल में। अगर वहीं बात करते हैं जो वायरस होता है इसका इसका वायरस होता है निपाह वायरस। इसके वायरस होता है क्या? निपाह वायरस। इसका वायरस होता है निपाह वायरस। यानी हमने क्या पढ़ा? जो वायरस जनित था एनसेफेलाइटिस, उसमें भी दो प्रकार के थे, एक जापानी और एक निपाह। जापान की उत्पत्ति हुई थी जापान से। और इसकी बात करें जो वायरस होता है फ्लेवी वायरस होता है, वाहक होता है मादा क्यूलेक्स। यूपी के गोरखपुर ज़िले में ये फैला था। और निपाह की बात करें तो मलेशिया के निपाह से यहाँ की इसकी शुरुआत हुई थी। 2001 में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल पर ये उसका प्रकोप छाया था। 2018 में केरला पे। और वायरस की बात करें तो निपाह वायरस। अगर इसका वाहक की बात कर लेते हैं, इसका वाहक क्या होता है? इसकी वाहक की बात करें, वाहक होता है, इसमें दो वाहक होते हैं, PIG साहब, PIG यानी सूअर और चमगादड़, बैट बोलते हैं, चमगादड़। ये दो इसके क्या होते हैं? वाहक होते हैं। यानी इसके वाहक होते हैं सूअर और चमगादड़। किसके? निपाह के। निपाह एनसेफेलाइटिस, जो एनसेफेलाइटिस था वो भी निपाह का जो वाहक होता है वो होता है सूअर और चमगादड़। वहीं बात करते हैं जो जापानी एनसेफेलाइटिस था उसका वाहक कौन है? मादा क्यूलेक्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे जुकाम। जुकाम बहुत होगा, तुम्हें सुना भी होगा। क्या? जुकाम, कॉमन कोल्ड बोलते हैं, कॉमन कोल्ड। ठीक है, यानी जुकाम की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? कॉमन कोल्ड कहते हैं। और इसके वायरस की बात करते हैं तो वायरस होता है राइनो वायरस। इसका जो वायरस होता है इसका वायरस हो जाता है राइनो वायरस। इसका वायरस हो जाता है राइनो वायरस। और वहीं बात करते हैं ये क्या इफेक्ट करता है? जो नाक की श्लेष्मा ग्रंथि होती है, सांस लेने वाली जो नाक की श्लेष्मा ग्रंथि होती है उसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। और क्या होता है इसमें?
सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लग जाती है। देखा होगा जब तुम्हें जुकाम हो जाता है तो क्या हो जाता है, नाक बंद सी हो जाती है, ऐसा लगता है पानी आ रहा है, यानी ना, तो यानी वो हमें जुकाम हो चुका है। तो क्या होता है, ये नाक की, ऐसे लिख लेना दोस्तों, इसमें क्या इफेक्ट होता है, नाक की श्लेष्मा ग्रंथि में सूजन, नाक की श्लेष्मा ग्रंथि में सूजन आ जाती है। जुकाम में इसका वायरस होता है, राइनो वायरस होता है दोस्तों, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ेंगे, इन्फ्लुएंजा देखते हैं। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा अगर हम देखेंगे तो जो इसका वायरस होता है वो हीमोफिलिस जो इन्फ्लुएंजा होता है वो क्या होता है, हीमोफिलिस होता है। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी भी कहते हैं, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी इसको कहते हैं। कभी कभी इसको ये भी कहा जाता है, वो होता है आर्थोमिक्सो वायरस, कभी कभी देता है आर्थोमिक्सो वायरस, कभी कभी दोस्तों ये कह देता है। ठीक है, तो हमने देखा जो इन्फ्लुएंजा है उसका जो वायरस होता है हीमोफिलिस वायरस होता है, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी, कभी कभी क्या कह देता है, आर्थोमिक्सो वायरस। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो सार्स रोग देखेंगे। सार्स रोग को अगर हम देख लें तो सार्स रोग क्या होता है, अगर इसका वायरस देते हैं तो होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, यानी जो सार्स रोग है उसका अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसका रोगजनक क्या होता है, रोगजनक की बात करते हैं। सार्स के रोगजनक की अगर हम बात करते हैं तो रोगजनक हो जाएगा कोरोना वायरस। ठीक है, रोगजनक इसका क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस इसका रोगजनक हो जाएगा, किसका, सार्स का। और प्रभावित अंग क्या होता है, वही श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कोरोना में देखा होगा सांस लेने में दिक्कत आती थी, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित, श्वसन तंत्र क्या होता है, इसमें प्रभावित होता है। सांस लेने में क्या आती है, दिक्कत आती है। तो क्या होता है, ये सार्स रोग में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है और इसका रोगजनक क्या होता है, कोरोना वायरस। और श्वसन तंत्र इसमें क्या होता है, प्रभावित होता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अगर वही बात करते हैं कि जो वायरस की खोज किसने करी थी, आपको पता होगा दोस्तों, पता नहीं है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि वायरस की खोज किसने करी थी। क्लियर, ये बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट डिसीज़ करेंगे हम, स्वाइन फ्लू की बात करते हैं। स्वाइन फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू की बात करते हैं। तो स्वाइन फ्लू क्या होता है, एक तरह से जो स्वाइन फ्लू और इबोला को भी अभी हम देखेंगे। तो ये दोनों जो डिसीज़ हैं ये एक तरह से इन्फ्लुएंजा हैं। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इन्फ्लुएंजा एक तरह से फ्लू होते हैं, ये बहुत तेज़ी से फैलने वाले होते हैं। यानी जो इन्फ्लुएंजा होते हैं एक तरह से फ्लू होते हैं, और फ्लू क्या खासियत होती है इनकी, ये बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं, ये बहुत क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं, अत्यंत संक्रामक। तो एक ऐसे लिख लेना, जो फ्लू होता है, जो फ्लू होते हैं, फ्लू एक तरह से क्या होते हैं, जो फ्लू होते हैं इन्फ्लुएंजा होते हैं, इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा क्या होते हैं,
इन्फ्लुएंजा होते हैं। इसका ये मतलब है कि ये क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं। ये होते हैं दोस्तों इन्फ्लुएंजा, फैलते हैं। जो इन्फ्लुएंजा हैं ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इन्फ्लुएंजा एक तरह से फ्लू का प्रकार है, तो वही जो स्वाइन फ्लू है ये एक तरह से इन्फ्लुएंजा ए टाइप है। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा का टाइप ये कौन सा है, ए टाइप है। ठीक है, अगर इसका वायरस देखते हैं हम, वायरस अगर हम इसकी वायरस की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा की, स्वाइन फ्लू की, वायरस होता है H1N1। ठीक है दोस्तों, H1N1 वायरस होता है इसका। अगर कहोगे कि जो H1N1 यानी H और N क्या है, एक तरह से ये प्रोटीन होती हैं। जो H और N हैं ये क्या होती हैं, ये दो प्रोटीन होती हैं। H पर होती है हीमोग्लूटिनिन, H4 होती है हीमोग्लूटिनिन, एक तरह की ये प्रोटीन है हीमोग्लूटिनिन। और N4 होता है न्यूरामिनिडेज। H4 क्या होता है, हीमोग्लूटिनिन, और N4 न्यूरामिनिडेज। ये मतलब एक प्रकार की प्रोटीन है। और बोला जाता है, कहीं कहीं बोला जाता है ये होती है 16 प्रकार की, ये 16 प्रकार की होती है, और एक 9 प्रकार की। तो जो इनसे कंबाइंड जो स्वाइन फ्लू बनते हैं वो इनका मल्टीपल बनता है, यानी 16 निम्मा कितना होता है, 16 निम्मा होता है 144। तो यानी इनसे जो मिलकर बने होते फ्लू, वो 144 प्रकार के फ्लू होते हैं। पता भी नहीं होगा दोस्तों, 144 प्रकार के फ्लू होते हैं। ठीक है, उसमें से एक कैटेगरी है H1N1 की। ठीक है, H1N1 की जो मोस्ट कॉमन है। यानी अगर हम बात करते हैं इसमें लक्षण क्या होता है, इसके लक्षण हम देख लेंगे। जो लक्षण, सिम्टम्स से क्या होते हैं इसके लक्षण, तो लक्षण होते हैं वही सेम होता है क्या, बुखार आना, कफ बनना, गले में कफ बनना, गला दर्द होना, कफ बनना हो गया, जोड़ों में दर्द, खांसी। दोस्तों ये मतलब कॉमन चीज़ें हैं, ये कॉमन, लेकिन नाम इनका वायरस अलग अलग होता है। कफ बनना, जोड़ों में दर्द होना, गला दर्द होना और बुखार आना, तो ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, किसके, इन्फ्लुएंजा, यानी स्वाइन फ्लू में भी टाइप कौन सा है, इन्फ्लुएंजा ए। इन्फ्लुएंजा जो ए प्रकार होता है, इन्फ्लुएंजा ए प्रकार देखा ना, उसमें भी जो मेन होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, H1N1 हम देखेंगे, H1N1 जैसे वो 144 प्रकार के जो इन्फ्लुएंजा थे, वो क्या है, पहला H1N1, H1N2, H2N4, ऐसे दोस्तों बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम मेन कॉमन की बात करते हैं मोस्टली, तो मोस्टली कॉमन कौन सा यूज़ होता है, ये वाला जो मोस्टली है वो होता है H1। ये मोस्टली कौन सा है, H1N1, यानी इन्फ्लुएंजा ए का भी H1N1। अगर हम वही बात करते हैं बर्ड फ्लू की, बर्ड फ्लू सुना होगा तुमने, बर्ड फ्लू, ये होता है बर्ड फ्लू, इसको एवियन फ्लू भी कहते हैं, एवियन फ्लू। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H5N1। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि जो पक्षियों में रहता है ये इंसानों के अंदर भी आ जाता है। तो बर्ड फ्लू किसे कहते हैं, H5N1। जो इन्फ्लुएंजा ए का प्रकार था उसमें H1N1 मोस्ट कॉमनली है। ठीक है, टाइप बहुत सारे होते हैं, मैंने टोटल बताया था। जो 16 और 9 प्रकार के इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 144 प्रकार के हमारे इन्फ्लुएंजा होते हैं, फ्लू। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात करी। आगे देखते हैं इबोला, इसको नोट कर लो फिर मिटाते हैं। अगला हम देखेंगे इबोला। दोस्तों अगला वायरस देखते हैं इबोला को देख के चलते हैं हम। इबोला को
अगर हम ईबोला की बात करते हैं दोस्तों, ईबोला, तो ये सन 1976 में इसका पहला मरीज देखा गया था। वो भी देखा गया था सूडान में। इसका जो पहला मरीज देखा गया था, फर्स्ट पेशेंट, पहला मरीज देखा गया था, ये देखा गया था सूडान में, सूडान। और ये देखा गया था कितना, 1976 में। और जो ये यहाँ का जो वायरस है, यहाँ की एक नदी है, वहीं की नदी पे इसका नाम पड़ा गया है। तो जो यहाँ की नदी है, इसके नाम पर ईबोला पड़ा गया है। यहाँ की नदी के नाम पर, नदी के नाम पर रखा गया। जो ईबोला है, जो यहाँ सूडान की एक नदी है, उसी के नाम पर ईबोला रखा गया। ठीक है, इसमें कुछ और फैक्ट की बात करते हैं। तो ये होता है लगभग बताया जाता है 21 दिन का बुखार होता है इसमें, 21 डे इसमें क्या आता है, बुखार आता है। 21 दिन का बुखार इसको बोलते हैं, 21 दिन का बुखार। जो ईबोला है, 21 दिन का क्या कहा जाता है, 21 दिन का बुखार कहा जाता है। और अगर बात करें 2014 में एक टीम बनाई थी, डॉक्टरों की एक टीम बनाई थी, जिसे कहते हैं ईबोला फाइटर। 2014 में, सन 2014 में, ठीक है, सन 2014 में डॉक्टर की टीम बनाई गई, जिसको नाम दिया गया था ईबोला फाइटर। 2014 में एक टीम बनाई गई थी जिसका नाम पड़ा था ईबोला फाइटर। और टाइम मैगजीन ने इनको एक पर्सन ऑफ द ईयर करके खिताब दिया था। जो टाइम मैगजीन ने इनको क्या दिया, पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर का क्या दिया, खिताब दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यानी 2014 में जो डॉक्टरों की टीम बनाई गई थी, उसका नाम पड़ा गया ईबोला फाइटर। और जो टाइम मैगजीन है, उसने इन फाइटरों को क्या कहा, पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। क्लियर। आगे बात करते हैं, इसका कुल देख लेते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली के अंतर्गत आता है। तो इसका कुल अगर हम देखेंगे तो इसका कुल होता है फ्लोविरिडी कुल। यह है फ्लोविरिडी कुल के अंतर्गत आता है। यह किस कुल के अंतर्गत आता है, फ्लोविरिडी कुल। ठीक है। अगर इसका हम वायरस देख लेते हैं, वायरस होता है, वायरस ईबोला ही हो जाएगा। जो वायरस हो जाएगा, वायरस क्या हो जाएगा, ईबोला। और अगर वाहक की बात करते हैं, वाहक इसमें अगर वाहक की बात करते हैं कि वाहक कौन होता है, तो वाहक होता है चमगादड़, बैट बोलते हैं, चमगादड़ इसका वाहक हो जाएगा। तो हमने बात करी कि जो 2014 में डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई, जिसे क्या कहा गया, ईबोला फाइटर। और वहीं पर जो टाइम मैगजीन ने है, इनको क्या दिया, पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। और वायरस उसका होता है ईबोला वायरस, और इसका वाहक हो जाएगा बैट यानी चमगादड़। क्लियर। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो ये हमारा वायरस जनित रोग था, यानी वायरस से जितने रोग थे, डिसीज थी, वो सब हमने कवर कर ली। अब पढ़ते हैं हम जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया जनित। ठीक है। तो हेडिंग डालना, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, इनको हम पढ़ेंगे अब। ठीक है। सबसे पहले हम जीवाणु जनित में पढ़ेंगे न्यूमोनिया रोग। ठीक है। न्यूमोनिया परिचित हो गए आप भले भांति, अगर नहीं हो तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप पूरा समझा पाएँ हम आपको। तो न्यूमोनिया, पहला डिसीज पढ़ेंगे न्यूमोनिया रोग।
पहली डिसीज़ हमारी जो जीवाणु जनित रोग में है, पहली डिसीज़ हमारी क्या हो जाएगी, निमोनिया रोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसका हम रोगजनक की बात करें, पैथोजन की बात करें, तो इसका रोगजनक हो जाएगा, रोगजनक हो जाएगा इसका, रोगजनक होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसका पैथोजन हो जाएगा, रोगजनक हो जाएगा। और इसको स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस भी इसी को कहते हैं। क्लियर। अगला हम बात करेंगे तो इसका ये देख लेते हैं, यह रोग किस में ज़्यादा होता है, तो यह रोग सर्वाधिक बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। लिख लेना, यह रोग बच्चों में पाया जाता है, यह रोग बच्चों में सर्वाधिक पाया जाता है। क्लियर। अगर हम बात करें बच्चों में, तो जैसे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जब वो डिलीवरी करती हैं तो क्या होता है, अगर उस डिलीवरी के टाइम अगर गंदे पानी का यूज़ कर लिया जाता है तो बच्चे को क्या हो जाता है, न्यूमोनिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो यानी जो गंदे पानी का उपयोग करने से क्या हो जाता है, गंदे पानी का उपयोग करने से क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया। उपयोग गंदे पानी का उपयोग करने से क्या हो जाता है, न्यूमोनिया रोग हो जाता है। ठीक है, अगला हम इसमें बात करेंगे कुछ फैक्ट। तो जो क्या होता है इसमें, जो वायु की जो मतलब फेफड़े की जो वायु कूपिकाएं होती हैं उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी जब फेफड़े जब सूज जाएंगे, फेफड़े की जो वायु कूपिका होती है, श्वास नली, वो क्या हो जाएंगी, सूज जाएंगी, तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी। यानी जो बच्चे की बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन सप्लाई कम हो पाएगी, ऑक्सीजन उसको ज़्यादा मिल नहीं पाएगी क्योंकि सूजन आ गई है, सांस सही से हवा ऑक्सीजन सही से ट्रांसफ़र हो नहीं पा रही है, तो क्या हो जाएगा, बच्चा नीला पड़ जाता है इस रोग में। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना, इसमें हम लिखेंगे क्या, फेफड़ों की वायु कूपिका में सूजन, फेफड़ों की वायु कूपिका में सूजन आ जाती है, और जिसमें क्या होता है, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी क्या होता है, सांस लेने में क्या आती है, दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत आती है, परेशानी। ठीक है, और बच्चा क्या पड़ जाता है, इसके कारण बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा पड़ जाता है नीला। तो आप ऐसे लिख लेना, बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा नीला हो जाता है। O2 सही से हमें मिल नहीं पाएगी तो क्या हो जाएगा, O2 की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा नीला पड़ जाता है। क्लियर। तो यानी जो हमने पढ़ा, जो जीवाणु जनित रोग हैं, इसमें से सबसे पहले हमने न्यूमोनिया रोग पढ़ा। न्यूमोनिया रोग में क्या होता है, इसका पैथोजन हो जाता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, या कभी कभी कह देता है स्ट्रेप्टोकोकस। यह रोग बच्चों में सर्वाधिक होता है। क्या होता है, डिलीवरी के टाइम अगर सही पानी का उपयोग नहीं किया, गंदे पानी का उपयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया रोग हो जाएगा। ठीक है, फेफड़ों की वायु कूपिका में सूजन आ जाती है, जिससे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, तो क्या हो जाता है, बच्चा क्या पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। तो ये भयंकर डिसीज होती है दोस्तों। तो ये हमने पढ़ा न्यूमोनिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट डिसीज देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कोढ़, लेप्रोसी कहते हैं, कोढ़, इसको क्या कहते हैं, लेप्रोसी भी कहते हैं, लेप्रोसी, इसको हैंसन भी कहते हैं, कुष्ठ रोग, हैंसन, हैंडसम नहीं दोस्तों, हैंसन। और क्या कहेंगे, कुष्ठ रोग। ठीक है, इतने सारे नाम हो जाएंगे कोढ़ के। ठीक है,
कोढ़ को लेप्रोसी, हैंसन, कुष्ठ रोग, ये सब कहा जाता है किसको? कोढ़ को। अगर इसका क्या कहते हैं, भारत सरकार के द्वारा यानी जो भारत से इसको उन्मूलित घोषित कर दिया गया है, यानी ऐसे लिख लेना, भारत सरकार द्वारा उन्मूलित घोषित हो चुका है ये कोढ़। ठीक है दोस्तों, भारत में ये नहीं है, इसका उन्मूलित घोषित कर दिया गया है। पैथोजन की बात करते हैं, रोगजनक की बात करते हैं। अगर इसका रोगजनक देखें हम, रोगजनक, तो रोगजनक हो जाएगा, रोगजनक की बात करें, रोगजनक हो जाएगा इसमें माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम क्या हो जाएगा? लेप्री, इसका पैथोजन हो जाएगा रोगजनक लेप्री यानी ये लेप्रोस से ही क्या बना? लेप्री। ठीक है, इतना हो जाएगा। लेप्रोसी करना दोस्तों, लेप्रोसी, तो लेप्रोसी से लेप्रोस का रोगजनक हो जाएगा, इससे ध्यान दे देना। आगे हम बात करते हैं, इसमें क्या हो जाता है, जो ये डिसीज़ होती है, जो हमारे त्वचा में क्या हो जाते हैं? फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, और वो कुछ समय बाद फूटते हैं तो बहुत दर्दनाक होता है वो, तो यानी हमारे त्वचा में क्या पड़ जाते हैं? फफोले हो जाते हैं। लिख लेना, त्वचा में फफोले पड़ जाते हैं, त्वचा में क्या हो जाते हैं? फफोले, त्वचा में फफोले पड़ जाते हैं, त्वचा में फफोले पड़ जाते हैं। इसे छुआछूत की डिसीज कहते हैं, यानी बहुत तेज़ी से ये बहुत संक्रामक होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। छूते ही कहीं और जगह में हो जाएगा, किसी अन्य को टच करोगे तो उसको भी तुरंत हो जाएगा, तो यानी इसे कहते हैं छुआछूत की बीमारी। ठीक है, इसे छुआछूत की बीमारी भी कहते हैं, कोढ़ को छुआछूत की बीमारी कोढ़ को कहते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या देखा इसमें? भारत सरकार द्वारा उन्मूलित रोगजनक देखिए हमने, इसका पढ़ाने वाला हूँ, स्टोन लेप्रोसी, पत्थर का कोढ़, पत्थर का कोढ़ की बात करें, स्टोन लेप्रोसी। ठीक है, स्टोन लेप्रोसी, पत्थर का कोढ़, तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है कौन कौन सी गैस के कारण? यानी H2SO4 और HNO3। ठीक है, ये दो गैसें होती हैं, जहरीली गैसें होती हैं, पत्थर का कोढ़ कहा जाता है, स्टोन लेप्रोसी। ठीक है, ये होता है पत्थर का कोढ़। आगे बात करेंगे, WHO द्वारा 1981 में एक MDT करते हैं, जो मल्टी ड्रग थेरेपी है, इसको ठीक करने के लिए, यानी क्या कहते हैं इसमें, WHO द्वारा, ऐसे लिखना, WHO द्वारा 1981 एक मिशन चलाया गया था, मिशन जिसे कहते हैं MDT की फुल फॉर्म देखें तो मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी, ट्रीटमेंट भी कहते हैं दोस्तों, यानी मल्टी ड्रग एक थेरेपी चलाई गई थी, जिसमें इसको क्या कहते हैं? बहुऔषधीय उपचार करते हैं। ठीक है, ये कोढ़ को ठीक करने के लिए, और उसमें जो मेडिसिन दी जाती हैं वो 3 प्रकार की मेडिसिन दी जाती है। जो ये मल्टी ड्रग थेरेपी है, यानी कोढ़ के लिए 3 प्रकार की मेडिसिन दी जाती है। वो 3 प्रकार की मेडिसिन देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, तीन प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ वह कौन कौन सी दवाई हो जाएंगी? तो रिफेमिसिन हो जाता है। दूसरा हो जाएगा डेप्सॉन, और तीसरा हो जाएगा क्लोफाजिमीन। ये 3 प्रकार की मेडिसिन जाती है, किसमें? ये कोढ़
कोढ़ के पेशेंटों को, ठीक है। तो 3 प्रकार की, यानी 3 प्रकार की दवाई इसमें यूज़ करी जाती हैं, रिफेमिसिन, डेप्सोन, क्लोफाजमिन, ठीक है। तो ये था हमारा कोढ़ को लेके, जिसमें हमने पढ़ा भारत सरकार द्वारा क्या ये उन्मूलित घोषित कर चुके हैं। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसका रोगजनक देख लिया, त्वचा में फफोले पड़ जाते हैं, पत्थर का कोढ़, WHO द्वारा एक इम्यूनिटी चलाया गया था, और इसमें 3 प्रकार की मेडिसिन दी जाती है। क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट डिसीज देखेंगे दोस्तों हम, काली खांसी। काली खांसी, कुकर खांसी बोलते हैं, काली खांसी। काली खांसी को क्या कहते हैं, कुकर खांसी भी कहते हैं, कुत्ते वाली, कुत्ते की तरह खांसते हैं ना दोस्तों, कुकर खांसी। और इसको कहते हैं वूपिंग कफ, वूपिंग कफ कहते हैं, और पर्टूसिस भी कहते हैं, पर्टूसिस, पर्टूसिस, पर्टूसिस भी इसको ही कहते हैं, ठीक है, पर्टूसिस। 100 डे कफ भी इसको ही कहते हैं, क्या, 100 डे कफ, 100 दिन का, 100 डे कफ। अगर इसका रोगजनक देखें, पैथोजन, रोगजनक, काली खांसी का रोगजनक देखें, रोगजनक, तो रोगजनक हो जाएगा बार्डेटेला पर्टूसिस, बार्डेटेला पर्टूसिस, बार्डेटेला, बार्डेटेला पर्टूसिस, पर्टूसिस। क्लियर, बार्डेटेला इसका, पर्टूसिस इसका रोगजनक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रभावित अंग क्या होता है, तो प्रभावित अंग होता है थ्रोट, गला। प्रभावित अंग हो जाएगा, कौन सा अंग इसमें इफेक्टेड होता है, तो होता है गला, गला। इसको क्या कहते हैं, थ्रोट कहते हैं, थ्रोट, गला, गला प्रभावित होता है, खांसते हैं ना तो गले में इफेक्ट जाता है। कुकर खांसी कहते हैं, कुत्ते की तरह बहुत ज़्यादा खांसते रहते हैं, देर देर तक आती है, रात भर खांसते हैं, सोते समय ज़्यादा आती है, तो ये कहते हैं 100 डे कफ, कुकर खांसी और काली खांसी को, ठीक है, बहुत भयंकर होती है दोस्तों ये। अगली हम डिसीज़ देखते हैं, तो टिटनस देखते हैं, टिटनस, टिटनस, टिटनस की बात करते हैं। टिटनस हो गया, इसको क्या कहते हैं, लॉक जॉ कहते हैं, लॉक जॉ, जबड़े लॉक हो जाते हैं, लॉक जॉ। और कहते हैं धनुषिया, धनुषिया, ठीक है। तो ये टिटनस के इतने नाम हो जाएंगे, टिटनस हो गया, लॉक जॉ हो गया, धनुषिया हो गया, किसको कहते हैं, टिटनस को। अगर इसके पैथोजन देखते हैं, रोगजनक, तो रोगजनक हो जाएगा, रोगजनक, रोगजनक हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी, टिटेनी टिटनस से याद कर लेना, टिटेनी, ठीक है। तो यानी रोगजनक हमने देख लिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अगर बात करते हैं ये जो प्रभावित अंग क्या होता है, प्रभावित अंग, इसमें प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग सबसे पहले क्या होता है, जबड़ा, जबड़ा, और जो पीठ की मांसपेशी होती है, यानी जो हमारा जबड़ा होता है ये लॉक हो जाता है, खुलता नहीं है, और जो पीठ की मांसपेशी होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जबड़ा सबसे पहले लिखना, जबड़ा, 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 और पीठ की मांसपेशियां, पीठ की मांसपेशियां, पीठ की मांसपेशियां, ठीक है। तो हमने रोगजनक देखा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, प्रभावित अंग देखा जबड़ा, और पीठ की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो ये किस किस से होता है, ये गोबर से भी हो जाता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं, कुछ लोहे चीज़, कॉपर की चीज़ या लोहे की चीज़ कांटेक्ट में आती है, कहीं कट लग जाए तो हमें टिटनस के चांस होते हैं। गोबर आ जाए कांटेक्ट में, गोबर, लोहा, कॉपर, अगर ये हमारे कांटेक्ट में आ जाए तो हमें टिटनस होने के चांस हैं। जैसे रोड में चल रहे हैं और हम गिर गए, कहीं रगड़ा लग गया, तो वहाँ पर क्या होता है, गाड़ी लगातार चलती रहती है, उसके जो पार्टिकल होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े, वो रोड में गिर जाते हैं। तो क्या होता है, रगड़ने से हमारा जो लोहा होता है, कॉपर होता है, वो भी कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो हमें चांस होते हैं किसके, टिटनस होने के चांस होते हैं। इसमें कहते हैं जो 24 घंटे में एक इंजेक्शन लगा लेनी चाहिए, जिसका नाम है एंटी टिटनस सीरम,
एक ATS लगता है जो 24 घंटे में एक इंजेक्शन लगता है, उसका नाम है ATS, एंटी टिटनस सीरम। ठीक है, एंटी टिटनस सीरम ये ATS लगता है, 24 घंटे में ज़रूर लगानी चाहिए दोस्तों। देखो जो ये टिटनस होता है ना, आपने देखा होगा, अभी तक तो ऐसे पेशेंट नहीं देखे होंगे, अगर जिसका मतलब इसका बचाव तो आसान है, लेकिन बाद में जो उसका उपचार है वो सही नहीं है। जैसे देखो तुम्हें कट लगते ही अगर तुमने 24 घंटे में ये इंजेक्शन दे दिया तो बहुत बढ़िया इसका उपचार है, बचाव है सॉरी, लेकिन बाद में जब हमें टिटनेस हो गया और हम उसका अब उपचार कर रहे हैं, अब इलाज कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत जल्दी वो जल्दी ठीक हो भी नहीं पाएगा, इसलिए पहले से ही बचाव कर लेना चाहिए। जैसे ही हमें इस कॉन्टैक्ट में लोहा कॉपर ये गोबर ओबर के कॉन्टैक्ट में आए तो क्या 24 घंटे में कौन सा सीरम लगाओ, ATS लगा लो, एंटी टिटनस सीरम। एक इंजेक्शन आता है 5-10 रुपये का, वो लगा लो और बचाव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था टिटनस के बारे में। अगला हम डिसीज़ पढ़ेंगे टाइफाइड। अगली डिसीज़ पढ़ लेंगे। टाइफाइड को कहते हैं मियादी हो गया, मोतीझरा भी इसको कहते हैं, मोतीझरा, पानीझरा, पानीझरा, आंत का बुखार किसको कहते हैं, टाइफाइड को। ठीक है, इतनी चीज़ किसको कहते हैं, टाइफाइड को। अगली डिसीज़ हमारी हो जाएगी टाइफाइड। तो टाइफाइड का अगर हम बात करते हैं, रोगजनक पैथोजन देखते हैं, रोगजनक तो रोगजनक सिंपल है दोस्तों, रोगजनक है साल्मोनेला टाइफाई, साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा किसका, इसका रोगजनक हो जाएगा। फैलने का कारण देखें तो फैलने का कारण भोजन से भी फैलता है, पानी से भी फैलता है, ये इनका कारण हो जाता है फैलने का। तो फैलने का कारण लिखना, मक्खी द्वारा भी फैलता है। फैलने का कारण देखो, ये भोजन से भी फैलता है, भोजन पानी पीने से, गंदे पानी पीने से, या मक्खी द्वारा भी ये फैल जाता है, तो मक्खी द्वारा भी क्या, टाइफाइड फैल जाएगा। ठीक है, तो ये भोजन, पानी, मक्खी द्वारा इससे क्या फैल जाता है, हमें टाइफाइड फैल जाता है। अगर इसकी बात करते हैं, जो प्रभावित अंग कौन कौन सा होता है इसमें, प्रभावित अंग हो जाएगा दोस्तों, छोटी आंत हो जाता है, छोटी आंत प्रभावित हो जाएगा। यानी इसमें छोटी आंत, जो हमारी छोटी आंत होती है डाइजेस्टिव सिस्टम करने के लिए, जो पाचन क्रिया करने के लिए, उसमें क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं। छोटी आंत में हमारा अगर टाइफाइड है तो उसमें क्या हो जाएगा, छोटी आंत में छाले पड़ जाएंगे, जिससे पाचन की क्रिया सही नहीं होगी और हमारा डाइजेशन सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यानी छोटी आंत इसमें इफेक्टेड होती है, छाले पड़ जाते हैं, पाचन सही होता नहीं है। इसकी जाँच के लिए एक टेस्ट होता है विडाल, इसकी जांच के लिए एक टेस्ट होता है, इसकी जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, विडाल टेस्ट, इसकी जांच की जाती है विडाल टेस्ट द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, एक जो अमेरिका की कुक थी मैरी मेलान, अमेरिका की एक कुक थी मैरी मेलान, कहा जाता है कि उसको तो रोग नहीं था, टाइफाइड उसको नहीं था, लेकिन वो क्या थी, एक वाहक थी। यानी उन्होंने 50 से ज़्यादा लोगों को क्या किया था, टाइफाइड से ग्रसित किया था। क्या करती थी, कुक थी वो, लोगों को घर में जाती थी, खाना बनाती थी। अब जैसे टाइफाइड है, उन्हीं हाथों से बर्तन साफ करना, सब्जी काटना, झाड़ू लगाना, यानी वो एक वाहक के तौर पे मानी गई। यानी उन्होंने, इस मैरी मेलान ने 50 से ज़्यादा लोगों को क्या किया, टाइफाइड से ग्रसित किया। तो इसका नाम रख दिया गया था टाइफी गर्ल करके, टाइफाइड गर्ल। ऐसे लिख लेना दोस्तों, मन हो तो लिख लेना। अमेरिका की कुक, ये हमने देखा रोगजनक फैलने का कारण, प्रभावित अंग। अगला था अमेरिका की कुक,
जिसका क्या नाम है, मैरी मेलान, मैरी मेलान। और ये एक तरह से क्या थी, ये वाहक थी, इसको नहीं था लेकिन ये वाहक माना जाता है, इसको कुछ नहीं होता, वाहक थी। इसने क्या किया था, मेलान, अमेरिका की कुक मैरी मेलान, इसने क्या किया, इसने भैया 50 से प्लस लोगों को क्या किया, टाइफाइड से ग्रसित किया। ठीक है, इन इतने लोगों को इन्होंने भैया क्या कर दिया था, टाइफाइड फैलाया था। तो ये इसको माना जाता है और कहा जाता है कि ये क्या है, टाइफाइड मैरी, इसका नाम दे दिया था टाइफाइड मैरी, इसका नाम दे दिया था टाइफाइड मैरी, नाम इसको दे दिया था। क्लियर। तो हमने टाइफाइड के बारे में देखा, टाइफाइड को क्या कहते हैं, टाइफाइड, मियादी कह देते हैं, मोती झरा, पानी झरा, आंत का बुखार, क्योंकि आंत का बुखार कहते हैं क्योंकि देखो पाचन सही होता नहीं, और जब पाचन नहीं होगा तो दोस्तों हमारी तबीयत तो वैसे ही बिगड़ती है। यानी हमारा क्या कहता है, पेट सफा तो हर रोग दफा, यानी पेट से ही सारी मतलब डिसीज़, रोग पेट से ही उत्पन्न होते हैं। तो हमने देखा टिटनेस देखा, काली खांसी देखा, टाइफाइड देखा, और ये हमने बहुत सारा डिटेल जाना। अगली क्लास में हम टीवी, प्लेग वगैरह ये सब देखने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है आपको ये हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी भी आपने लाइक का बटन नहीं दबाया दोस्तों, मैं बार बार यही कहता हूँ, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।